नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के इस ब्लॉग में मैं एक प्रश्न से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा कि आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की बार बार अवहेलना क्यों कर रही। इस ब्लॉग में मैं दिल्ली के सरकार के पक्ष में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश की बात नहीं करूंगा, जिसमें कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भूमि सर्विसेज और पुलिस को लेकर केंद्र सरकार को अधिकार देने और बाकी अधिकारियों के तबादले का अधिकार, पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को देने की बात कही थी। या मैं तमिलनाडु, पंजाब, बंगाल आदि के उन राज्यपालों की भी बात नहीं करूंगा जिनने माननीय उच्चतम न्यायालय ने फटकार लगाते हुए ये कहा था कि राज्यपाल मनमाने तरीके से कोई भी विधेयक लंबे समय के तक लटकाकर नहीं रख सकते। आज मैं बात करूंगा इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदे को, जो बॉन्ड के जरिए लिया जा रहा था, जिसे कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक ठहराया और उसे गलत कहा। लेकिन प्रधानमंत्री हैं कि वो इस बात पे अपने सरकार का बेशर्मी के साथ पक्ष लेते दिखाई देते हैं। जब मोदी सरकार चुनावी चंदे के बॉन्ड को लेकर आई थी, उसी समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग तक ने इस बात की आलोचना की थी और यह आशंका जताई थी कि इसके बल पर मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है और यहाँ तक कि सेल कंपनियों से भी पैसा लिया जा सकता है। लेकिन सरकार ने अपने ही संवैधानिक और स्वतंत्र, जिन्हें वो बताते हैं, चुनाव आयोग ने भी इस संबंध में अपनी आपत्तियां जाहिर की थीं, लेकिन उनके बातों को न मानते हुए चुनावी बॉन्ड लाई और ऐसा प्रावधान किया कि जिससे सरकार और बैंक के अलावा कोई ये न जान पाए कि आखिर उसे बॉन्ड किसने दिया है। बाद में जब माननीय न्यायालय ने हंटर चलाया, तब ये बात की जानकारी पूरे देशवासियों को हो सकी कि किस प्रकार चंदे की उगाही को लेकर ईडी ने अपनी भूमिका निभाई और किस तरह से पैसे की वसूली की गई और उन्हें बदले में ठेके याद देकर उन्हें उपकृत किया गया। होना तो ये चाहिए कि जब चुनावी चंदे को माननीय उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक ठहराया तो केंद्र सरकार निश्चित तौर पर इस बात के लिए माफ़ी मांगती, जैसा कि उन्होंने किसान संबंधी मामलों में कहा था। वैसे ही उन्हें ये कहना चाहिए था कि वो लाए तो थे
लेकिन चूंकि वो उससे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है जिस उद्देश्य के लिए ये चुनावी बॉन्ड लाया गया था। प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा और पहले तो वो विपक्षी दलों पर आरोप लगाते रहे कि 70% चंदा विपक्षी दलों को मिला है और 30% पर चंदा उनके दल को मिला है। वहीं प्रधानमंत्री इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि आखिर चुनावी चंदे के इस खेल को लाया कौन था। अगर आप न लाए होते तो न तो वो विपक्षी दलों को चंदा दे पाते और न ही इसमें इतना भ्रष्टाचार होता। वित्त मंत्री के पति डॉक्टर प्रभाकर चुनावी चंदे के बॉन्ड को दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम कहा है और उन्होंने कहा है किस प्रकार से चुनावी चंदे के माध्यम से देश की सरकार ने लोगों को ठगने का प्रयास किया और खुद की झोली भरी। और वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वो दोबारा सत्ता में अगर सरकार आई तो चुनावी बॉन्ड को फिर से लागू करेंगे, इसमें सुधार करेंगे। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का बयान हो या वित्त मंत्री का, दोनों बयान ये दिखाने को पर्याप्त हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की भी परवाह न तो सरकार को है और न ही देश के प्रधानमंत्री को है, जो कि बार बार ऐसा उपदेश देते नहीं ठहरते कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वह न्यायालय में जाए। क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि न्यायालय ने जब चुनावी चंदे के बॉन्ड को असंवैधानिक ठहरा दिया है तो वो आखिर किस अधिकार से उसी चुनावी चंदे को अपने सरकार का एक अच्छी योजना बता रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि उन्हें चुनावी चंदे के चा कहने से भी शर्म आना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ठहरे, उन्हें केवल मीडिया की हेडलाइन बनना है और ऐसा कोई बयान जारी करना है कि जो हेडलाइन बनाता रहे, उनकी चर्चा होती रहे और इस संबंध में कोई चर्चा न हो कि आखिर किस तरह से ऐसे ऐसे लोगों से चुनावी चंदा लिया गया जिनकी छवि समाज के लिए अच्छी है न देश के लिए अच्छी है। जुआ खिलाने वालों, सट्टोरियों से, आर्थिक अपराधियों से, यहाँ तक कि सेल कंपनियों से भी पैसा लिया गया। हालांकि ये जांच का विषय है और हो सकता है संभवतः चुनाव के बाद विपक्षी दल इस पर फोकस करें और जांच कराने की मांग करें। लेकिन जिस तरह से बार बार असंवैधानिक ठहराए जाने के बाद भी सरकार अपनी योजना की बचाव करने के लिए उतरी है, निश्चित तौर पर वह दर्शाता है कि उसे और न ही देश के प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की परवाह है। यहाँ महाराष्ट्र की भी उस बात की चर्चा समीचीन होगी कि किस प्रकार महाराष्ट्र में चल रही सरकार को माननीय उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक कहा था, लेकिन वो सरकार आज तक बनी हुई है और संभवतः
अपना कार्यकाल भी पूरा कर लेगी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि बहुत ही तल्ख टिप्पणी महाराष्ट्र को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कही थी और यह तक कहा था कि अगर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो उनकी सरकार को माननीय उच्चतम न्यायालय फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बना सकता था। यहाँ तक कि उन्होंने राज्यपाल के कारनामों की भी आलोचना की थी। यहाँ आज तक ये सवाल अनुत्तरित है कि आखिर प्रधानमंत्री बार बार माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना क्यों करते दिखाई देते। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।